हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में शुरू किया हमने मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, आपको याद होगा। तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में हम लोगों ने 3 मेथड्स किए बच्चों। सबसे पहला मेथड किया, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड, वो था सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मेथड। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मेथड में हमने क्या देखा बच्चों कि हम डिमांड फोरकास्टिंग के लिए बायर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। हम बायर्स से पूछ रहे हैं थ्रू सम क्वेश्चनियर्स, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं कि क्या मेरे प्रोडक्ट को इन फ्यूचर वो बाय करने वाले हैं कि नहीं। तो उनके ओपिनियंस के बेस पे हम ये जज कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर में सेल्स क्या होंगी। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग हम कर लेते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग हमने किया बायर इंटेंशंस को सर्वे करके। बायर इंटेंशन मेथड में तीन मेथड हमारे पास और थे। सबसे पहला हमने पढ़ा कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड कि हम सभी बायर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं और सबसे ये पूछ रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट आप खरीदोगे फ्यूचर में या फिर नहीं, थ्रू सम क्वेश्चनियर्स। बच्चों सिर्फ इतना नहीं पूछते कि प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं खरीदोगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनियर्स बना के बायर को दिए जाते हैं, वो फिल करता है। जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें चाहिए वो क्वेश्चन उनको हम पकड़ा देते हैं। अब चाहे वो मेल्स के थ्रू पकड़ाएं या सामने फेस टू फेस पकड़ाए, तो वहां पर हम बायर्स के ओपिनियंस बस ले रहे हैं, जैसे भी आपको लेने आपने ले लिए। ओपिनियंस लेने के बाद हमने पता चला कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होने वाली है फ्यूचर में। अगर आप सभी एक पर्टिकुलर एरिया में सभी बायर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, सभी बायर्स से क्वेश्चनियर फिल करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आप कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। ये हमने किया था। अगर सभी बायर्स का इंटरव्यू ना लेके आप सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ बायर्स, हाँ ये बायर्स मेरे लिए ठीक रहेंगे, इन बायर्स का पता चल गया, तो बाकी बायर्स का अपने आप पता चल जाएगा, वो कनेक्टेड है सभी बायर्स आपस में। तो हमने सैंपल सर्वे मेथड यूज किया इसमें। उसके बाद बच्चों सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मेथड में एक मेथड और था जिसे हमने बोला इनपुट आउटपुट मेथड, यानी कि एंड यूज मेथड। ये क्या था? अगर हमारा प्रोडक्ट एज अ इनपुट यूज होता है किसी और इंडस्ट्री में फॉर फर्दर प्रोडक्शन और वो गुड्स आगे कस्टमर को बेची जाती है, तो अल्टीमेटली एट द एंड वो जो बायर खरीद रहा है प्रोडक्ट को, उस बायर की डिमांड पता चल जाए, तो हमारी इनपुट, हमारा प्रोडक्ट एज अ इनपुट यूज होता है, उसकी डिमांड फोरकास्टिंग भी हो सकती है। तो हमने आउटपुट यानी कि कस्टमर की डिमांड को देखा कि वो कितना खरीद रहा है, और उसके डिमांड के बेस पे अपने प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग कर ली, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट इनपुट की तरह यूज होगा उनके प्रोडक्शन। तो बच्चों एंड यूज मेथड के बाद हमने देखा हमारे पास सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड था। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड बोलते हैं इसको हम, या फिर ग्रास रूट अप्रोच बोलते हैं। इस मेथड में हमने बायर्स के इंटेंशन नहीं देखे, इस मेथड में हमने सेलर्स के ओपिनियन लिए, हमने सेल्समैन के ओपिनियंस लिए कि हमारा प्रोडक्ट, हमने सेल्समैन से पूछा क्योंकि सेल्समैन सबसे ज्यादा कनेक्टेड है बायर्स के साथ। तो सेल्समैन को ज्यादा पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा है या कम है। तो हमने सेल्समैन के ओपिनियंस लिए, जैसे हमने बोला कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या फिर ग्रास रूट्स अप्रोच। सेल्समैन के ओपिनियन अलग अलग होते हैं क्योंकि सभी सेल्समैन के विजन अलग है, सभी सेल्समैन का सोचने का तरीका अलग है। तो इसको हमने बोला कि ये मेथड सब्जेक्टिव मेथड, सबके ओपिनियन अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और उसके बाद हमने देखा कि इस मेथड के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे कि सेल्समैन बोल रहे हैं हाँ बिकेगा, कुछ बोल रहे नहीं बिकेगा, ऑप्टिमिज्म भी है, पेसिमिज्म भी है, समझ रहे हो। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, जिसे हमने बोला डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्यों बोला? क्योंकि रैंड कॉर्पोरेशन में ऑलिव हैमलर ने जब ये मेथड यूज किया तो उन्हें बोला डेल्फी टेक्निक बोलेंगे इसको। तो डेल्फी टेक्निक में हमने क्या देखा कि हम ना बायर से पूछ रहे हैं ना सेलर से पूछ रहे हैं, हमने कुछ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर लिए, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में क्या होगी। तो उन एक्सपर्ट्स की हेल्प से हमने डिमांड फोरकास्टिंग की और उसको बोला हमने डेल्फी टेक्निक। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मेथड आता है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स। चौथा मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में हम क्या सीख रहे हैं बच्चों कि ना हम बायर से पूछ रहे हैं, ना हम सेलर से पूछ रहे हैं, ना ही हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी फर्म इतने टाइम से काम कर रही है, हमारी फर्म इतने टाइम से प्रोडक्शन कर रही है, बेच भी रही है प्रोडक्ट को, तो हमारे पास पिछले सालों का डेटा अवेलेबल होगा। स्टैट्स का मतलब ही क्या है? डेटा। तो हम पास्ट डेटा के बेस पे, बच्चों सुनिएगा ध्यान से, पास्ट डेटा के बेस पे फ्यूचर प्रिडिक्शंस करना चाह रहे हैं, इसे बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स।
तो इसके अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर हमने पढ़ा बच्चों ग्राफिकल मेथड, जहां पे हमने टाइम सीरीज बनाई कि कितने टाइम से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस सारे डाटा को हमने टेबल में प्लॉट किया, टेबल में लिखा, एक शेड्यूल बनाया, और साथ में जो भी उसकी सेल्स है वो लिखी, जो भी वैल्यूज है लिखी, उस टाइम को और उस सेल्स को हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया था बच्चों। मैं आपको दिखाता हूं, उस टाइम को और सेल्स को हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया था बच्चों। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि क्या ट्रेंड निकल के आ रहा है, क्या ट्रेंड निकल के आ रहा है, पास्ट डाटा के हिसाब से फ्यूचर का ट्रेंड क्या होगा, उसके बेस पे हमने डिमांड फोरकास्टिंग कर ली बच्चों। ये आपका ट्रेंड था, बहुत सिंपल, ये आपका ट्रेंड था। ट्रेंड मतलब क्या है? ट्रेंड मतलब पैटर्न, नॉट फैशन, है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये वो ट्रेंड नहीं है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड और पैटर्न के बेस पे डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में क्या डिमांड होगी। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में आपने किया सबसे पहले कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। बहुत सिंपल मेथड था, नेव अप्रोच से हमने बोला। उसके बाद बच्चों ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के बाद हम सिर्फ ग्राफिक मेथड कर चुके हैं। इसके अंदर दूसरा जो मेथड है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर ही दूसरा मेथड जो है वो है फिटिंग लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन, या फिर फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस मेथड में बच्चों आप कैसे करेंगे? ये मेथड कैसे डिफरेंट है ग्राफिकल मेथड से? ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, समझ में आएगा आपको बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इस चीज की, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड की। सेकंड मेथड है बच्चों, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में सेकंड मेथड है फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन। सर ये ट्रेंड इक्वेशन क्या होता है? बच्चों क्या होता है ये बताऊंगा आपको बाद में, पहले ये समझो कि हम ये मेथड यूज क्यों कर रहे हैं, हम ट्रेंड लाइन या ट्रेंड इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। सुनिएगा ध्यान से। तो मान लीजिए बच्चों आपके पास डिफरेंट टाइम सीरीज यानी ईयर्स का डेटा अवेलेबल था। मान लीजिए सेल्स का डेटा अवेलेबल आपके पास था बच्चों, पिछले कुछ सालों का डेटा अवेलेबल था आपके पास, जो डेटा ऐसा था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ट्रेंड होगा फ्यूचर में। अगर डेटा ऐसा है कि आपको ट्रेंड समझ नहीं आ रहा कि क्या फ्यूचर ट्रेंड होगा, डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करूं, अगर ऐसा डेटा होता है आपके पास, तो वहां पर आप सिंपल तरीके से एज अ ग्राफिक मेथड फोरकास्टिंग नहीं कर सकते बच्चों। तो डेटा कुछ इस तरह का है, ध्यान दीजिएगा, डेटा कुछ इस तरह का है कि अनइवनली स्प्रेड है, अनइवनली स्प्रेड है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करूं, मैं इन पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करूं, और क्या ट्रेंड चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा बच्चे, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ऐसे अनइवन स्प्रेड डेटा के बेस पे आप डिमांड फोरकास्टिंग इजीली नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि फ्यूचर में मान लो बच्चों 2012 से लेके 2013, 14, 15 एंड सो ऑन आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल था, काफी सारा डेटा अवेलेबल था, और आप चाह रहे हो 2020 तक डेटा अवेलेबल है और 2022 की या 2024 की फोरकास्टिंग करूं, पर इस डेटा को देख के समझ नहीं आ रहा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी मिक्स, मतलब अनइवनली स्प्रेड है डेटा। तो इस केस में आप सिंपल तरीके से फ्री हैंड कर्व प्लॉट करके फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, इस मेथड में हम ट्रेंड इक्वेशन की हेल्प से, सुनिएगा, ट्रेंड इक्वेशन की हेल्प से ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करते हैं। ट्रेंड इक्वेशन की हेल्प से ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करते हैं, एक ऐसी लाइन जो इस डेटा में फिट हो जाए, और इस डेटा में फिट होने के बाद क्या पॉसिबल ट्रेंड हो सकता है वो बता दे। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी होगी, और ट्रेंड लाइन अपने आप तो आएगी नहीं। ट्रेंड लाइन कैसे आएगी? ट्रेंड इक्वेशन की हेल्प से। ट्रेंड इक्वेशन की हेल्प से हम ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे सर ये ट्रेंड इक्वेशन क्या है? तो बच्चों ट्रेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ट्रेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है जहां पर दो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, और कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपके पास होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं, लाइक ए एंड बी।
अदर फैक्टर्स, हम बोलते हैं ना कि डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो डिमांड मान लो वाई, आप डिमांड फोरकास्टिंग करना चाह रहे हो, मान लो ये वाई, और एक्स मान लो कि टाइम पीरियड है, कि टाइम पीरियड के हिसाब से कितने टाइम पीरियड में कितनी डिमांड मेरी होगी। और डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं बच्चों, लाइक ए एंड बी मान लो, आप उनको हम कांस्टेंट रख के चल रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशन होती है किस तरह की कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन आपको स्टार्ट्स में मिलेगी बच्चों, जब आप स्टार्ट्स पढ़ोगे तो स्टार्ट्स में आप रिग्रेशन पढ़ोगे या कोई ऐसा प्राइस इंडेक्स चैप्टर पढ़ोगे जहां पर इक्वेशन आपको मिलेगी, टाइम सीरीज चैप्टर आप पढ़ोगे तो उस चैप्टर में आपको इक्वेशन मिलेगी ये वाली। तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं हम ट्रेंड इक्वेशन। बच्चों इस इक्वेशन की हेल्प से मैं ट्रेंड लाइन फाइंड आउट कर सकता हूं, इस इक्वेशन की हेल्प से मैं ट्रेंड लाइन फाइंड आउट कर सकता हूं। अब इकोनॉमिक्स में ये तो नहीं पढ़ेंगे आपकी ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करो, क्योंकि आप स्टैट्स नहीं पढ़ रहे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो वाई का मतलब क्या है मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा नॉलेज आप ले लो बच्चों, जरूरी है। वाई मतलब यहां पे है आपकी सेल्स, या फिर जिस चीज की आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग जो आप कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो आपका वेरिएबल है, जिसे बोलते हैं आप डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वाई है आपका वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी आप फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं बच्चों। समझ में आ रही मेरी बात आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो एक्स है बच्चों आपका, ये एक्स है आपका टाइम। इस टाइम पीरियड में डिफरेंट ईयर्स हो सकते हैं, आप डिफरेंट ईयर्स के हिसाब से फोरकास्टिंग करना चाह रहे हो। और ए और बी आपके कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। इस इक्वेशन में मैं अलग अलग ईयर्स पुट करूंगा एक्स में, और ए और बी की वैल्यू भी निकालूंगा। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद, अब कैसे निकलेगी वैल्यू आप स्टार्ट में सीखेंगे बच्चों। ए और बी की वैल्यू भी मेरे पास है, मेरे पास एक्स की वैल्यू भी है, टाइम सीरीज अलग अलग अवेलेबल है, 2012 13 14 15, उसको मान लूंगा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज में निकाल पाऊंगा। इन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू में एस्टिमेट कर पाऊंगा। तो वाई की वैल्यू में एस्टिमेट कर रहा हूं बच्चों। जब मेरे पास y की वैल्यू एस्टिमेट हो जाएंगी, इन एस्टिमेटेड वैल्यूज की मदद से मेरे पास एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगी, जो कुछ इस तरह दिखेगी बच्चों। इन वैल्यूज के आने के बाद मेरे पास ट्रेंड लाइन आएगी जो कुछ इस तरह दिखेगी बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को कैसे निकाला, कैसे निकालते हैं, सब आप स्टैट्स में सीखेंगे बच्चों। यहां पे आप सिर्फ इतना जानो कि ट्रेंड लाइन कैसे निकलती है, सर इक्वेशन से निकलती है। इक्वेशन क्या होती है आपको मैंने बता दी बच्चों, इक्वेशन में y क्या होता है, x क्या होता है बता दिया आपको। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप ट्रेंड लाइन निकाल पाओगे बच्चों। हम ट्रेंड लाइन निकाल क्यों रहे हैं, हम ट्रेंड लाइन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो इतना अनइवन स्प्रेड है कि मेरे को ट्रेंड पता नहीं चल रहा। जब मेरे पास ट्रेंड लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास ट्रेंड लाइन आ जाएगी बच्चों, उस ट्रेंड लाइन की मदद से, उस ट्रेंड लाइन को मैं जब बनाऊंगा, इस ट्रेंड लाइन को जब मैं ज्वाइन करूंगा, फिट करूंगा बेसिकली, इस ट्रेंड लाइन को जब फिट करूंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट मेरे जो ज्वाइन हो सकेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट जो मेरे ज्वाइन हो सकेंगे, उन पॉइंट्स के बेस पे मुझे पता चल जाएगा कि फ्यूचर में मेरा ट्रेंड कहां जाने वाला है, फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। ये आपकी है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आपको बता रही है कि हाँ भाई ये ट्रेंड चलने वाला है, बाकी सारे वेरिएबल्स तो आपके एलिमिनेट हो गए। तो जब डेटा बहुत ज्यादा अनइवनली स्प्रेड हो तो ट्रेंड लाइन की मदद से पता चल रहा है कि फ्यूचर में ट्रेंड मेरा जो है वो पैटर्न जो है वो इंक्रीजिंग आ रहा है। इतना पता चल गया, इंक्रीजिंग आ रहा है, तो आगे भी इंक्रीजिंग होगा। एक बात सुनी बच्चों आपने कि इस मेथड में अजम्पशन क्या है, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड में या ट्रेंड लाइन मेथड में अजम्पशन क्या है। अजम्पशन ये है कि आप ये मान के चल रहे हैं जो पैटर्न पास्ट में चल रहा था, जो पास्ट में चल रहा था वही आपका फ्यूचर में चलेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। तब जाके आप ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हो कि आगे का ट्रेंड क्या होगा। अब मान लो अगर हमारा ट्रेंड कुछ इस तरह से हो कि पास्ट का ट्रेंड जो है वो फ्यूचर में चल रहा है, जब तक ये अजम्पशन है तब तक तो आप ट्रेंड निकाल लोगे। अगर ये अजम्पशन ना हो कि जो ट्रेंड पास्ट में था वो आज भी चलेगा और फ्यूचर में चलेगा, तो आप ट्रेंड या पैटर्न का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, आप डिमांड फोरकास्टिंग कर ही नहीं सकते। तो ये मेथड तब तक सूटेबल है जब तक आपके अजम्पशन ये होल्ड है कि फ्यूचर का ट्रेंड जो है वो होगा जो पास्ट में चल रहा है, कि पास्ट बिहेवियर जैसा था वैसा ही फ्यूचर में होगा। तो ये मेथड बेस्ड है अजम्पशंस के ऊपर। इसीलिए इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं बच्चों, मैं दिखाता हूं आपको ड्रॉबैक्स क्या है।
बच्चों हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐसा है क्या हमेशा स्टेबिलिटी चलेगी? हमारी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल तो आते ही है, कभी इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन, कभी रिकवरी, कभी बूम। अब इस मेथड ने क्या किया, ये बता दिया कि आपका ट्रेंड तो इंक्रीजिंग है, मतलब कि इस मेथड ने इग्नोर कर दिया इस पीक टाइम पीरियड को। जो सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे हो उसे बोलेंगे पीक। इस पीक को इग्नोर कर दिया, इस टाइम पर ट्रेंड कुछ और होगा। जब ये पॉइंट आया सबसे लोवेस्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ट्रफ मतलब बिल्कुल रिसेशन वाला पॉइंट, सबसे लोवेस्ट पॉइंट, मार्केट बिल्कुल डाउन चली गई, बिल्कुल रिसेशन, मंदी का समय चल रहा है। इस टाइम पर जो ट्रेंड होगा वो डिक्रीजिंग होगा, इस टाइम पर पीक पे ट्रेंड बहुत इंक्रीजिंग होगा। इस मेथड ने पीक पॉइंट को और ट्रफ पॉइंट को तो लिया ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेथड जो है ये पीक और ट्रफ यानी बिजनेस साइकिल के जितने भी फेजेस होते हैं उसको इग्नोर करता है और अपना ही एक अलग ट्रेंड निकाल के दिखा देता है। तो ये मेथड में ड्रॉबैक ये है कि दिस मेथड इग्नोर्स बिजनेस साइकिल स्टेजेस, बिजनेस साइकिल के फेजेस को इग्नोर करता है ये मेथड। तो इस मेथड में हमने क्या किया बच्चों, बहुत सिंपल मेथड है, आप पढ़ के देखिए आपको समझ में आएगा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड या फिटिंग ट्रेंड लाइन या फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकल क्यों है? क्योंकि हमने ट्रेंड इक्वेशन का यूज किया, y इक्वल टू a प्लस bx आपने देखा। उसके बाद बच्चों क्या देखा हमने, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड द ट्रेंड लाइन विच बेस्ट फिट द अवेलेबल डाटा। हमने एक ऐसी लाइन निकाली, हमने एक ऐसी लाइन निकाली जो सारे डेटा में फिट बैठ गई। हमने एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करी इक्वेशन की मदद से, जिस लाइन की मदद से हमने देखा कि ट्रेंड क्या होगा फ्यूचर में। एक ऐसी लाइन आई जो डेटा में फिट हो गई। तो वो बोल रहा है बच्चों कि ऐसी लाइन होती है जो डेटा में फिट हो जाती है। तो दिस ट्रेंड इज देन यूज्ड टू प्रोजेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फ्यूचर। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बच्चों? यहां पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है बच्चों वो y है। तो आपको पता चल गया कि फ्यूचर में y का क्या एस्टिमेशन होगा। फ्यूचर में जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है जिसकी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो ट्रेंड लाइन की मदद से आपने देखा कि फ्यूचर में क्या इसकी वैल्यूज होंगी। तो दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज सिंपल and inexpensive. Moreover, the trend method provide fairly reliable estimates of future demand. लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है इसकी एक अजम्पशन है बच्चों, इस मेथड की एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि ये मेथड पास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल अंडर स्टडी विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। जो बिहेवियर पास्ट में चल रहा था वही बिहेवियर फ्यूचर में चलेगा, ये अजम्पशन लेकर चलता है। तो दिस अजम्पशन इज टोटली रॉन्ग बच्चों, क्योंकि जो पास्ट में चल रहा है वही चीज फ्यूचर में कैसे चल सकती है। तो द फोरकास्ट based on this method may be considered reliable. इस मेथड के जो रिजल्ट आएंगे बच्चों वो रिलायबल तब तक होंगे जब तक आपकी अजम्पशन होल्ड है ये वाली कि पास्ट वाला बिहेवियर फ्यूचर में चलेगा। जब ये अजम्पशन खत्म हो जाएगी तो आपका ट्रेंड, आपका जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो नहीं हो पाएगा इस मेथड से। तो दिस मेथड हैव लिमिटेशन ऑल्सो। लिमिटेशन क्या है कि ये मेथड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को इग्नोर करता है, पीक, ट्रफ, रिसेशन, इन्फ्लेशन इनको इग्नोर करता है। एंड दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। ये मेथड आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बता देगा बट शॉर्ट टर्म फोरकास्ट नहीं बता पाएगा। तो दिस मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। यहां पे आपने ट्रेंड इक्वेशन का यूज किया। इक्वेशन क्या थी बच्चा? y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। इस इक्वेशन का यूज मैं रिग्रेशन मेथड में भी कर सकता हूं बच्चों। तो फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड और रिग्रेशन मेथड दोनों ही मैथमेटिकल मेथड है, पर सबसे सुपीरियर मेथड, सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो है रिग्रेशन मेथड, ना कि लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्योंकि यहां पर लिमिटेशन बच्चों आपने देखी की है। तो बच्चों आप एक बात ध्यान दीजिए, हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सबसे पहले जो मेथड किया वो किया ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर आपने दो मेथड किए, ग्राफिकल मेथड एंड फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर ही हमने दो मेथड कर ली है और स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर हमारा दूसरा मेथड आता है बच्चों, रिग्रेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत काम का मेथड है बच्चों। अब ध्यान से सुनना कि रिग्रेशन मेथड क्या होता है बच्चों। आपको पता है, आप डिमांड चैप्टर में या सप्लाई चैप्टर में एक इक्वेशन बनाते थे कि डिमांड इज
function of demand is function of price of a commodity itself, price of related goods, income of consumer, taste and preferences, future expectation. इस तरह से आप फंक्शन बनाते थे डिमांड का। तो बच्चों यहां पे जो डिमांड है वो कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है? इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि डिमांड कितनी होगी। तो यहां पर आपके पास दो वेरिएबल, आपके पास इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है। सबसे पहला वेरिएबल जो है वो क्या है बच्चों? वो है आपका डिमांड, जिसको बोल रहे हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको ये पता चल जाए कि डिमांड का और इनकम का, मान लो इनकम आपका वेरिएबल कौन सा है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल है बच्चों यहां पे, इनकम है, फ्यूचर के प्राइस है, प्राइस ऑफ गिवन गुड है, प्राइस ऑफ अदर गुड है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिमांड है इन सब पे डिपेंड है, तो डिमांड को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मेरे को इनकम का और डिमांड का रिलेशन, इनकम का और डिमांड का रिलेशन पता चल जाए कि कैसा है, तो मैं इजीली फ्यूचर के लिए डिमांड फोरकास्टिंग कर सकता हूं। यस और नो बोलो। तो बच्चों अगर मेरे को दो फैक्टर का, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, दोनों का रिलेशन पता चल जाए कैसा है, तो मैं फोरकास्टिंग इजीली कर सकता हूं। तो रिग्रेशन मेथड का मतलब यही है। रिग्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड। अंडर दिस मेथड a relationship is established between the quantity demand यानी कि D and the independent variables such as income, price of other goods, ये सब का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। अब आप पूछोगे सर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कैसे करते हैं? तो मैं बोलूंगा आपको इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है सर बताओ? तो इक्वेशन है बच्चों सेम इक्वेशन, y is equals to a plus bx, y is equals to a plus bx, जहां पे y आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a और b जो है वो है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों इस इक्वेशन की मदद से हम रिलेशन एस्टैब्लिश करके डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर और वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ये आपका बहुत सिंपल मेथड था, रिग्रेशन एनालिसिस। इस मेथड को आप स्टार्ट में भी पढ़ेंगे बच्चों। जब वहां पढ़ेंगे तो आप मैथमेटिकली निकालेंगे कि कैसे मैं रिलेशन निकाल सकता हूं दो वेरिएबल्स का आपस में, तो आप स्टार्ट में जरूर सीखिएगा। उसके बाद बच्चों देखो, अब तक हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स में दोनों ही मेथड कर लिए। मैं किन दो मेथड की बात कर रहा हूं? सबसे पहला हमने किया बच्चों ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, सबसे पहला किया हमने ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। उसके बाद हमने किया बच्चों रिग्रेशन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर हमने टाइम सीरीज की मदद लेके डिमांड फोरकास्टिंग की, ग्राफिकल मेथड से और लीस्ट स्क्वायर मेथड से। उसके बाद रिग्रेशन मेथड में हमने इक्वेशन ली और दो वेरिएबल में रिलेशन एस्टैब्लिश किया और फिर डिमांड को फोरकास्ट किया। ये थे आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स जहां पे हम पास्ट डेटा का यूज करके फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह से आगे कुछ मेथड्स आते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेथड आता है आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी मेथड। तो बच्चों कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड में आप डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हो? आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो मार्केट के अंदर। मार्केट में अल्टीमेटली कौन है? मार्केट में आप हो और कंज्यूमर है और आपका प्रोडक्ट है। अब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर और फिर देखना चाहते हो कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, उसी प्रोडक्ट की आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं कि फ्यूचर में उसकी सेल्स क्या होंगी या डिमांड क्या होगी। तो आपने क्या देखा बच्चों? आपने ये देखा कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा प्रोडक्ट जो मार्केट में है, उसकी आज इतनी सेल्स है, कल कितनी होंगी। तो आप एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहते हो। अब कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों? आप सबसे पहले
ये सोचोगे कि मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करके देखता हूं कि क्या रिएक्शन होता है कंज्यूमर का। प्राइस के अलावा आप सोचते हो इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज कर देता हूं, देखता हूं कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है। फिर आप सोचते हो इस प्रोडक्ट की मैं एडवर्टीजमेंट बहुत बढ़ा देता हूं, देखता हूं कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है। तो आप बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को चेंज करना चाह रहे हो और आप खुद से चेंज करना चाह रहे हो और फिर देखना चाह रहे हो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा। आप कंज्यूमर के रिएक्शन को कैप्चर करना चाहते हो बच्चों, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना चाहते हो कि अगर मैं गिवन डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स को चेंज करता हूं तो कंज्यूमर का रिएक्शन ये होता है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कल आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है बच्चों। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स अगर आप करेंगे उसे बोलेंगे आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। कंट्रोल्ड क्यों? क्योंकि आपके हाथ में आप ही कर रहे हो चेंजेस। तो बच्चों इस मेथड में एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर जानने के लिए आप मार्केट की स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेथड क्या बोलता है बच्चों, सुनना ध्यान से, बड़ा आसान इंटरेस्टिंग मेथड है। अंडर दिस मेथड फ्यूचर डिमांड इज एस्टिमेटेड बाय कंडक्टिंग मार्केट स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो और वो भी कंट्रोल्ड। तो मार्केट कंडीशन जो चल रही है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या फिर मार्केट एक्सपेरिमेंट एक ही बात है। An effort is made to vary separately certain determinants। आप बहुत सारे डिटर्मिनेंट जो आपके पास अवेलेबल है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनमें से अलग अलग डिटर्मिनेंट्स को आप टाइम टू टाइम चेंज करना चाह रहे हो। पहले प्राइस चेंज करके देखोगे, प्राइस चेंज करता हूं क्या बिहेवियर है कंज्यूमर का। प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करता हूं, अब देखता हूं क्या बिहेवियर है कंज्यूमर का। पैकेजिंग चेंज करने के बाद प्रोडक्ट कितना खरीदता है वो कितना नहीं खरीदता है। अब मैं प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देता हूं, अब देखता हूं क्या कंज्यूमर का बिहेवियर मेरे को दिख रहा है। तो आप अलग अलग फैक्टर्स को चेंज कर रहे हो टाइम टू टाइम। तो इसे बोलते हैं आप मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो बच्चों, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, द इफेक्ट ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंट्स लाइक प्राइस चेंज किया, एडवर्टीजमेंट आपने करके देख ली, पैकेजिंग आपने चेंज करके देख ली और अलग अलग चीजें आपने कर ली। तो आपने देखा कि कंज्यूमर जो है अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को अलग अलग तरीके से चेंज कर रहा है और आपकी सेल्स चेंज हो रही है अलग अलग प्राइस पे। आपकी सेल्स बदल गई, आपने प्राइस चेंज किया, आपके सेल्स कुछ और होगी, पहले कुछ और थी। आपने पैकेजिंग चेंज करी, आपकी सेल्स और बदल गई। तो आप अलग अलग डिटर्मिनेंट्स को चेंज करके देख रहे हो कि आपकी सेल्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो बच्चों the response of demand to such changes over a period of time are recorded। आप इन सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करते हो कि किस प्राइस पे क्या हुआ था, किस पैकेजिंग पे क्या हुआ था, कितनी एडवर्टीजमेंट पे क्या हुआ था, इन सबको रिकॉर्ड कर लेते हो। उसके बाद देखते हो कि फ्यूचर डिमांड कितनी होगी। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? आपने अलग अलग फैक्टर्स को चेंज किया, पहले आपने प्राइस चेंज करके देखा, फिर आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करके देखी, आपने सारे फैक्टर्स को एक एक करके चेंज कर लिया और सारे जो चेंज करने के बाद जो बिहेवियर कंज्यूमर का उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हो। भाई अब देखता हूं कि क्या रिस्पॉन्स आया है ये सब करने से और कल का रिस्पॉन्स होने वाला है। इसे बोलते हैं आप एक्सपेरिमेंट मेथड। बहुत सिंपल है बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्राइस वुड बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेल्स। ऑब्वियसली बात है, आप प्राइस चेंज करेंगे आपकी सेल्स डिफर होंगी। आप प्राइस कम रखेंगे कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, आप प्राइस ज्यादा रखेंगे कंज्यूमर कम खरीदेगा, तो आपकी सेल्स तो इफेक्ट होंगी बच्चों। इसी तरह से हम बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज करके ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द मार्केट डिवीजन हियर मस्ट बी होमोजीनियस विद रिगार्ड टू इनकम, टेस्ट एटसेट्रा। जो आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों प्राइस के हिसाब से, कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से, वो होमोजीनियस होना चाहिए। उसके अलावा आप ये देखो, दिस मेथड इज यूज लेस बिकॉज दिस मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज एक्सपेंसिव एज टाइम कंज्यूमिंग। बच्चों इस मेथड को हम टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोल रहे हैं, इस मेथड को एक्सपेंसिव क्यों बोल रहे हैं? बच्चों आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप पहले प्राइस चेंज करके रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हो, फिर आप पैकेजिंग बदल रहे हो, फिर रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हो, फिर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बढ़ा रहे हो, फिर आप रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हो। तो आप एक एक फैक्टर को बदल रहे हो एक एक करके। आपका टाइम तो लगेगा और खर्चा तो बहुत ही होने वाला है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है, इसलिए ये मेथड बहुत कम यूज होता है बच्चों। उसके अलावा ये मेथड रिस्की भी है बच्चों। रिस्की कैसे है, सुनना ध्यान से बच्चों। दिस मैथड इज रिस्की टू बिकॉज दे मे लीड टू अनफेवरेबल रिएक्शन फ्रॉम डीलर्स, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स। बच्चों आपने प्राइस चेंज किया, आपके प्राइस चेंज करने के बाद आपका कॉम्पिटिटर आपके प्राइस को देखेगा कि इसने प्राइस चेंज क्या कर दिया,
मैं भी कुछ ऐसा करता हूं, वो अपनी पॉलिसी बदल लेगा शायद, उसको नहीं पता एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया तो आपके लिए रिस्की हो जाएगा बच्चों। तो आप जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका एक्सपेरिमेंट सेलर्स का, डीलर्स का या किसी और का रिएक्शन क्या होगा ये आप पहले जान लें। ये मैथड रिस्की हो सकता है बच्चों, अनफेवरेबल रिएक्शन भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के। तो इसीलिए डिफिकल्ट है मार्केट कंडीशन को जानना कि मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है। आपने अपने हिसाब से प्राइस चेंज कर दिया पर मार्केट कंडीशन क्या चल रही है आपको पता ही नहीं है, और मार्केट कंडीशन बदल जाए एकदम से। देखो हमारे हाथ में नहीं है कुछ, कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में है, प्राइस चेंज करूंगा मेरे हाथ में है, टारगेटिंग चेंज करूंगा मेरे हाथ में, पर उसके अलावा मार्केट के जो गिवन फैक्टर जो अपने आप चेंज होते हैं वो चेंज हो गए बच्चों, तो मेरा प्रोडक्ट का जो सर्वे है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, वो मुझ पे ही भारी पड़ सकता है। इसलिए मेथड इज रिस्की एज वेल एज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। उसके अलावा बच्चों दिस मेथड बिसाइड्स इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ मार्केट। सारी मार्केट सेम हो टेस्ट के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, मुश्किल काम है। और मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड को आप रिप्लेस कर सकते हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड जो आप पढ़ रहे हो, आप अलग अलग फैक्टर्स को चेंज करके रिएक्शन देख रहे हो, इस मेथड को आप रिप्लेस करते हो एक और चीज से। वो क्या है कि आप कुछ कंज्यूमर को फिक्स्ड सम ऑफ मनी दे दो, आप कुछ कंज्यूमर को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दे दो, उसको बोलो कि ये पैसे लो, स्टोर में जाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगे हुए हैं, उन पे खर्चा करो। और आप ये देखते हो कि कंज्यूमर उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी से कितने पैसे कौन से प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं। आपने 5,000 रुपए दे दिए 4 कंज्यूमर्स को, और चारों कंज्यूमर उस 5,000 रुपए को अलग अलग तरीके से स्पेंड करेंगे, और आपको यह देखना है कि कंज्यूमर किस पैटर्न से एक्सपेंडिचर कर रहा है, और उस पैटर्न से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं। आज कंज्यूमर ने उस पैसों से प्रोडक्ट खरीदा, ज्यादा खरीदा या कम खरीदा, तो उससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपका फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी या सेल्स कितनी होगी। इसे बोलते हैं कंज्यूमर क्लिनिक मेथड या फिर लेबोरेटरी मेथड। यहां पे आपने क्या किया, कंज्यूमर को पैसे दे दिए और बोला जाओ स्पेंड करो, कंज्यूमर को बोला जाओ स्पेंड करो, वर्चुअली आपने पैसे दिए, डिस्प्ले में प्रोडक्ट लगा दिया और आपने बोला पैसे स्पेंड करो। तो कंज्यूमर का रिएक्शन आपने नोट कर लिया, कंज्यूमर ये दिए हुए पैसे किस गुड पे ज्यादा स्पेंड कर रहा है, किस पे कम स्पेंड कर रहा है। आपको अंदाजा हो गया कि आपकी डिमांड फ्यूचर में कितने होने वाली है बच्चों, बिना क्वेश्चन पूछे, बिना ओपिनियन लिए, सिर्फ पैसे दे दिए, बोलो खर्च करो। एक्सपेरिमेंट तो ये भी है, तो इसे बोलेंगे बच्चों लेबोरेटरी मेथड या फिर कंज्यूमर क्लिनिक मेथड। उसके अलावा बच्चों आप स्टोर के अंदर जब कंज्यूमर को भेजा आपने, उसके बाद सेकंड राउंड आपने एक और किया, आपने प्राइस बदल दी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदल दी, नया प्रोडक्ट रख दिया, सेम प्रोडक्ट पर पैकेजिंग चेंज करके रख दी, अब वापस भेजा कंज्यूमर्स को, आपने एक्सपेरिमेंट फिर से नोट किया, आपने फिर देखा रिएक्शन क्या है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप चीजें करके, एक्सपेरिमेंट करके कंज्यूमर का बिहेवियर नोट कर सकते हो और अपने डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हो कि कौन से केस में मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन से केस में कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहा है मेरे प्रोडक्ट को उस पैसों से। आप ऐसे चेंजेस कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके अपने प्रोडक्ट का बिहेवियर जान सकते हो कि मार्केट में वो क्या रिएक्शन देगा, कंज्यूमर के रिएक्शंस क्या होंगे, मेरे प्रोडक्ट कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग कैसी जा रही है बच्चों, यहां पे डिमांड फोरकास्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू की जा रही है बच्चों। इसे बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट मेथड, चाहे वो कंज्यूमर क्लिनिक से हो या वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से हो। बहुत ही सिंपल मेथड था, इंटरेस्टिंग था, बट डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, प्लस यहां पे आपका जो खर्चा है ज्यादा आने वाला है, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मेथड आता है बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। बच्चों अब तक मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत अलग मेथड है बच्चों। अब तक आपने हर मेथड में प्रोडक्ट से रिलेटेड फोरकास्टिंग की है, आपने हर मेथड में ये देखा है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आगे फ्यूचर में ज्यादा बिकेगा नहीं बिकेगा, कितनी डिमांड होगी कितनी नहीं होगी। इस मेथड में आप प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं, इस मेथड में आप बिजनेस एक्टिविटीज की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, इकोनॉमी का जर्नल बिहेवियर जानना चाह रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स में आप ये देखते हो ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे बदलेगा, आप वो जानना चाह रहे हैं। अगर वो आपने जान लिया तो अपने आप प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनडायरेक्टली फोरकास्टिंग प्रोडक्ट की होगी, बट यहां पर फोरकास्टिंग जो हो रही है वो बिजनेस एक्टिविटीज की हो रही है विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। अब वो टूल्स क्या है
बच्चों इस मेथड का नाम क्या है? बैरोमेट्रिक मेथड। जैसे मेट्रोलॉजिस्ट बैरोमीटर की हेल्प से वेदर फोरकास्टिंग करता है, वैसे ही इकोनॉमिस्ट कुछ टूल्स, कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की फोरकास्टिंग करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आपको ध्यान से देखिएगा। अब तक जो मेथड पढ़े हमने, the various methods suggested till now are related with the product concerned. This method are based on past experience and try to project the past into the future. अब तक जो मेथड्स पढ़े सब में पास्ट एक्सपीरियंस देखा और फ्यूचर का फोरकास्ट किया, रिलेटेड टू प्रोडक्ट ओनली। अब मैं बोल रहा हूं सच प्रोजेक्शन इज नॉट इफेक्टिव वेयर देयर आर इकोनॉमिक अप एंड डाउन्स। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर, अगर क्या बच्चों, हमेशा हमारी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल चलता है, अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, पीक भी आता है, ट्रफ भी आता है, मतलब इन्फ्लेशन भी आता है, रिसेशन भी आता है, मतलब मार्केट में बहुत तेजी भी आती है और मंदी भी आती है। उन सबको भी तो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा ना। अगर आपने इन सबको जान लिया कि कैसे चलता है, उसके बाद हम डिमांड की फोरकास्टिंग करो प्रोडक्ट की, तो ज्यादा अच्छी होगी। इसीलिए इस मेथड के अंदर हम प्रोडक्ट के अलावा बिजनेस साइकिल, अप्स एंड डाउन्स, इनको भी एनालाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे? थ्रू सम इंडिकेटर्स। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके फोरकास्टिंग करते हैं अबाउट बिजनेस साइकिल। इंडिकेटर्स वो क्या है, उनके नाम क्या है बच्चों? 3 इंडिकेटर्स है बेसिकली, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स और को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स, जो एक साथ चलते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कैसे इन इंडिकेटर्स का यूज करके हम डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एज मेंशन्ड अबव, प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेंड कैन नॉट इंडिकेट द टर्निंग पॉइंट। अब तक हम ट्रेंड को देख रहे थे कि पास्ट ट्रेंड क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, उससे आप बिजनेस साइकिल को फोरकास्ट नहीं कर सकते हो बच्चों। तो स्लम्प टू रिकवरी, रिसेशन टू या बूम टू रिसेशन, इन सारी चीजों को, इन सारे टर्निंग पॉइंट्स को आपने अब तक फोरकास्ट नहीं किया, अब तक जज नहीं किया, इनको इग्नोर ही किया। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? टर्निंग पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे बच्चों। इट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी होता है कि इकोनॉमी का बिहेवियर आपको जानना होता है, क्योंकि बिना इकोनॉमी का बिहेवियर जाने आप डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कर सकते? तो जितनी भी लिमिटेशन मेथड्स में थी अब तक, उन लिमिटेशन को पूरा करते हुए, हटाते हुए, उनका सॉल्यूशन निकालते हुए, इस मेथड में हम बिजनेस साइकिल की भी फोरकास्टिंग करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं बैरोमीटर को टू फोरकास्ट वेदर, वैसे ही इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं इंडिकेटर्स को। कौन से इंडिकेटर्स? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यूज करते हैं टू फोरकास्ट द ट्रेंड्स इन बिजनेस एक्टिविटीज। मैंने प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग की बात नहीं करी, मैं बिजनेस एक्टिविटीज को फोरकास्ट करने की बात कर रहा हूं। अगर बिजनेस एक्टिविटीज को फोरकास्ट करना मुझे आ गया, तो प्रोडक्ट की फोरकास्ट तो बहुत आसान है। सुनना बच्चों ध्यान से, तो कैसे फोरकास्ट करते हैं हम बिजनेस एक्टिविटीज को? थ्रू दीज इंडिकेटर्स। सुनना ध्यान से बच्चों। सबसे पहला, यहां पर आपके पास एक छोटा सा स्टेटमेंट है बच्चों, मूवमेंट्स इन दीज इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज बेसिस फॉर फोरकास्टिंग लाइकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द नियर फ्यूचर। जिन इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं, लीडिंग, लैगिंग या कोइंसिडेंटल, इन इंडिकेटर्स में, इन इंडिकेटर्स की हेल्प से मैं मैक्रो एनवायरनमेंट को जान सकता हूं कि क्या बदलेगा इन फ्यूचर। और वो जानने में मेरे को आ गया, वो समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट मेरा क्या होगा फ्यूचर में, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी मुझे भी पता चल जाएगा। तो इंडिकेटर्स की मदद से आप मैक्रो एनवायरनमेंट को समझोगे, मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने के बाद आप डिमांड की फोरकास्टिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की। तो यहां पर हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, उन इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं जिनको इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं। और उनके नाम क्या है बच्चों? सबसे पहला लीडिंग इंडिकेटर्स, दूसरा को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स और तीसरा लैगिंग इंडिकेटर्स। सबसे पहली चीज, लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ इंडिकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अंदाजा दे देती हैं कि अब आगे क्या होगा, उनको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आपके आ जाए जिससे आपको समझ में आ रहा हो कि अब आगे क्या होने वाला है, उसे बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। ध्यान से सुनना बच्चों, द लीडिंग इंडिकेटर्स मूव अप और डाउन अहेड ऑफ सम अदर सीरीज, किसी चीज के आने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पर हेवी एडवांस ऑर्डर आ रहे हैं कैपिटल गुड्स के, किसी एरिया में कैपिटल गुड्स के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं,
इससे मुझे ये दिख रहा है कि फ्यूचर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है, बिल्डिंग्स का या किसी भी और कैपिटल गुड्स का। तो मेरे को ये लग रहा है कि कंट्री के अंदर प्रोस्पेरिटी आने वाली है, क्योंकि कैपिटल गुड्स की डिमांड तो तब होती है जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाली होती है। तो कैपिटल गुड्स की डिमांड ज्यादा हो रही है, इससे मुझे अंदाजा मिल गया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो कैपिटल गुड्स का ऑर्डर आना, बहुत ज्यादा ऑर्डर आना, मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर है? लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि मेरे को अंदाजा दे रहा है पहले ही कि आगे क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जो इंडिकेटर्स आपको पहले ही अंदाजा दे दें कि कल क्या होगा, उन्हें बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। तो इन इंडिकेटर्स की हेल्प से इकोनॉमिस्ट अंदाजा लगा पाएंगे कि कल कौन सा फेज आएगा। समझ पा रहे हो? अब इसका अपोजिट सुनो बच्चों। कुछ इंडिकेटर्स, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर फेज के आने के बाद दिखती हैं, पहले नहीं, बाद में। मान लो बच्चों, अगर किसी एरिया में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की डिमांड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास बहुत ज्यादा आ रही है कि मीटर अप्लाई करने को लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो इस रिएक्शन से क्या दिख रहा है मुझे कि इससे पहले उस एरिया में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई होगी। भाई मीटर तो तब लगाए जाएंगे, नए वाले मीटर, जब कंस्ट्रक्शन नए मकानों की हुई होगी, नए हाउस वहां बिल्ड हुए होंगे, नई कॉलोनी सेटअप हुई होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, इससे मुझे अंदाजा ये मिला कि पहले कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई है, मतलब कंस्ट्रक्शन होने के बाद मेरे को दिखा इंडिकेटर कि मीटर की डिमांड हो रही है। तो ये कौन सा इंडिकेटर है? लैगिंग। जिस इंडिकेटर से मुझे पता चला कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ टाइम में, तो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट है कंस्ट्रक्शन उसका, तो मेरे को उसका पता चला ड्यू टू दिस इंडिकेटर कि बिजली के बिल के मीटर की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। इसे बोलूंगा लैगिंग, क्योंकि बाद में पता लगा कंस्ट्रक्शन वहां पर हुई है। तीसरा आता है बच्चों को इंसिडेंटल इंडिकेटर। कोई भी फेज जब चल रहा है, उस फेज के साथ साथ कोई इंडिकेटर साथ साथ दिख रहे हैं मुझे, ना बाद में ना पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री में मंदी आ गई, रिसेशन आ गया, डाउनफॉल आ गया, तो डाउनफॉल जब आता है, रिसेशन जब आता है, तो साथ साथ लोगों की जॉब चली जाती है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो रिसेशन आने के साथ साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना एक इंडिकेटर है कि कंट्री में रिसेशन चल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बाद में तो नहीं बढ़ेगी बच्चों, रिसेशन चला गया उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। रिसेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना एक इंडिकेटर है, पर कौन सा? को इंसिडेंटल, क्योंकि वो साथ साथ चल रहा है। तो इन तीनों इंडिकेटर्स को समझ में आपको आया बच्चों? इन तीनों इंडिकेटर्स की हेल्प से हम बिजनेस एक्टिविटीज का फोरकास्ट कर लेते हैं, और बिजनेस एक्टिविटीज का फोरकास्ट करने के बाद कुछ इंडेक्स बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग क्या होगी, हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड फोरकास्टिंग क्या होने वाली है। इसे बोलते हैं बैरोमेट्रिक मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों ये। तो इन सभी मेथड्स को बच्चों आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जितने मेथड्स हमने किए, सारे मेथड अपने आप में अलग थे बच्चों, हर मेथड में कुछ अलग बात थी, कुछ सेम नहीं था। बस एक कॉमन बात ये थी कुछ मेथड्स में कि हम पास्ट के बिहेवियर को जानकर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे। फोरकास्टिंग होता ही है बच्चों बेसिकली। तो इन सारे मेथड्स को करने के बाद रिवाइज करना। यूनिट 1 हमने खत्म कर लिया बच्चों। इससे रिलेटेड जहां भी आपको क्वेश्चन दिखते हैं एमसीक्यूज, आप सारे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट क्लियर होगा। बार बार पढ़ने से तो होता ही होता है, पर प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है बच्चों। तो परफेक्शन चाहिए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत सारे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें हम बात करेंगे यूटिलिटी की, सेटिस्फैक्शन की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उससे पहले आप सारा खत्म कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम इजीली कर पाए बच्चों, दिक्कत आपको ना आए। पहले वाला मत छोड़ो, आप आगे बढ़ जाते हो पुराने वाला छोड़ के, ये बात ठीक नहीं है। आप पहले वाला फिनिश करो फिर आगे चलो। इतना ही करेंगे आज के लिए। थैंक यू बच्चों।